अपना था। कल थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, कल सिर्फ विक्रम ही था लेक्चर में, बाकी सब निकल गए थे। सो नाउ अगर मैं बोलता हूँ ना कि लेक्चर एंड होने के बाद वापस कनेक्ट करो, तो सब लोग कनेक्ट किया करो, तो बाकी के तो गायब ही हो जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू अटेंड अगेन। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया ना तो फिर किसी को लेक्चर पे नहीं लूंगा, जो लोग अटेंड करेंगे उनको ही लेक्चर पे लूंगा। 9 to 10 बोला तो 10 बजे तक कंप्लीटली रहना है आपको लेक्चर, बीच में गापची मत मारना। So now magnetic field due to the current element at Biot rule. Actually क्या है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड ये करंट एलिमेंट है फ्रॉम x टू y, ओके। तो इसकी वजह से उसके आसपास के एरिया में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक करंट एलिमेंट लेना होता है। तो करंट एलिमेंट क्या होता है, तो हम पूरी लेंथ में से इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ dl होगी और जिसमें से करंट I पास हो रहा है। सो कंबाइनली I into dl इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। जो I into dl है उसको कंबाइनली क्या कहा जाता है, करंट एलिमेंट कहा जाता है। तो उससे जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है, उस पॉइंट पे एक पॉइंट p है, उस पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हमने पता है कि राइट हैंड रूल हमको पता है कि अगर आप जो आपका थंब है उसके डायरेक्शन में अगर आप करंट लोगे, तो जो आपकी फिंगर्स होती है वो जिस डायरेक्शन में बैंड होती है उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको अगर इस एलिमेंट को अगर उस हिसाब से आप रखोगे, तो इस डायरेक्शन में अगर आप अपने थंब को रखोगे, राइट हैंड ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं। तो राइट हैंड के थंब यूज करोगे तो जो उंगलियां है फिंगर से यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस सिंबल दिया है। ये क्रॉस सिंबल बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ओके। So from bias also, consider infinitesimally smaller element dl of a conductor. The magnetic field dB due to this element is to be determined at point P, which is at the distance r from it. So which is at the distance r from idl. Okay. Now let the theta be the angle between dl and the displacement vector r. Okay. Here you can see from the figure, the theta is nothing but the angle between idl and r. So you need to draw here tangent to find the direction of ideal. Okay. So tangent की डायरेक्शन कैसे आप डिसाइड करोगे, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका टेंजेंट होगा फॉर दिस एंगल। ओके, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस डायरेक्शन में आपका आइडियल की डायरेक्शन है ये, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर आर। तो द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर इज थीटा। नाउ theta be the angle between dl and displacement vector r. According to Biot's rule, magnetic field of the magnitude of magnetic field is proportional to the length, proportional to the current I, the current element dl, and inversely proportional to the square of the distance r. Biot's के रूल के हिसाब से क्या होता है कि magnitude of magnetic field db is proportional to the current I, element length dl, and inversely proportional to the square of the distance. हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay, so that from this its direction is perpendicular to the plane containing dl and r. और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, तो ये जो dl है और ये जो r है, इनकी वजह से जो प्लान फॉर्म होगा उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। और वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, यूजिंग स्क्रू रूल। स्क्रू का जो रूल है उसको यूज करके हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करके हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम आइडियल से r की तरफ जाए तो स्क्रू हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसीलिए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यू कैन डू दैट। डीएल से आर के साइड में आपको स्क्रू घुमाना है राइट हैंड से, तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की साइड जाएगा, इट विल गो इनसाइड। इनसाइड जाएगा मतलब आपकी डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्रॉस सिंबल है। ओके, फ्रॉम अबाउ डिस्कशन द बायस आउट रूल डायरेक्टली given by this equation, d vector b directly proportional to ideal cross vector r upon r cube. ओके, ये बायस आउट के रूल का नोटेशन है, वेक्टर नोटेशन है एक्चुअली। स्केलर में स्क्वायर आता है डिवीजन में, बट वेक्टर में क्यूब हो जाता है। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था और चैप्टर 1 में पढ़ा था ये सब चीजें कि
जस्ट अ मिनट. Okay. So you can see from here dB directly proportional to ideal cross vector r upon r cube. Okay, from this mu 0 upon 4 pi is equal to I vector dl cross vector r upon r cube. तो यहाँ पे जो ये देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन था, उसको रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज नथिंग बट mu 0 upon 4 pi. So mu 0 upon 4 pi is a constant of proportionality. The above expression holds when the medium is vacuum. ओके तो ये ऊपर का एक्सप्रेशन किसके लिए, मीडियम ऑफ वैक्यूम के लिए. अब यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डीएल एंड आर. So you can see from here cross product between DL and R. So while solving this cross product or for magnitude of magnetic field, so you will use here a symbol of magnitude. So you can solve this cross product. So you will get here I dl r sin theta upon r cube. तो उसमें से r और एक r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर ही बचेगा. So you will get here mod of dB is equal to mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. This is the magnitude form of the Biot rule. और आपने देखा ऊपर हम Biot के रूल में पढ़ा था, according to Biot's law, magnitude of magnetic field is proportional to current I. Proportional to current I is element of length, okay, and square of the distance between current element and that point where you want to find magnetic field. Understood? Any doubts? Okay, simple notation है ये, वेक्टर फॉर्म में. ओके उसको सॉल्व किया हमने. यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी mu 0 upon 4 pi r where the mu 0 is nothing but permeability of medium and it is permeability of वैक्यूम यहाँ पे कहा जाएगा because mu 0 is nothing but permeability of vacuum और मीडियम के लिए ओनली mu लिखा जाता है. जब हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा लेंगे, लेकिन ये ऊपर आर था, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ऊपर का और नीचे का एक आर कैंसिल हो गया, इसीलिए यहाँ पे आर स्क्वायर आया है. ओके सो वेयर वी हैव यूज्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, considered our basic equation for magnetic field. The proportionality constant in SI unit has an exact value. अब इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू थी mu 0.4 पाई की वो 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है. ओके 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. वी कॉल mu 0 एज अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. अब देखो ये mu 0.4 का वैल्यू 10⁻⁻7 है. ओके सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ mu 0? तो mu 0 इज नथिंग बट 4 pi into 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ओनली mu 0. तो ये 4 pi यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो यू विल गेट द वैल्यू mu 0 is equal to 4 pi into 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ओके एनी डाउट्स? समझ में आया किसी पॉइंट पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट एलिमेंट? एनी डाउट्स? नो सर. ओके निशांत कोई डाउट? पूजा, सुनील, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना. No, sir. Okay. Now there are some constraints and some similarities between magnetic field rules for magnetic field and electric field. So Biot's law for this magnetic field has certain similarities as well as differences with the Coulomb's law of electrostatic field. So some of these are okay. Electrostatic field और magnetic field में कुछ differences और कुछ similarities होंगी. Both are long range है because कि डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आ रहा है तो उसका मतलब कि जो लो होता है वो लॉन्ग रेंज हो जाता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर
आपका क्या होता है, बड़ा बन जाता है, इसलिए ये दोनों लॉन्ग रेंज रूल बन जाते हैं। सिंस बोथ डिपेंड्स ऑन द इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों किस पे डिपेंडेंसी रखते हैं? तो सोर्स टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इनवर्सली डिस्टेंस जो है इनवर्स स्क्वायर है, ओके, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, इसीलिए ओके। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस अप्लाइज टू बोथ द फील्ड्स। इनको उसको और यहाँ दोनों जगह पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया जाता है। इन दिस कंडीशन note that the magnetic field is linear in source ideal just as electrostatic field linear in its source। मतलब linear है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि magnetic field is directly proportional to the length, इसलिए वो linear होगा। और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो चार्ज था, इसलिए वो चार्ज के कंपेयर में linear था, इसलिए यहाँ पे linear कहा गया। Electrostatic field is produced by a scalar source, namely charge. Magnetic field is produced by vector source ideal. बिकॉज आईडीएल है तो डीएल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो सोर्स है वो वेक्टर सोर्स है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंडेंसी रखता है? चार्ज पे, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वो स्केलर सोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हम ज्वाइन करते हैं, मतलब कि सोर्स होगा हमारा चार्ज क्यूब और सेकेंड कोई पॉइंट होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, तो उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आईडीएल और आर की वजह से जो प्लान बन रहा है उनको परपेंडिकुलर तीसरी डायरेक्शन में होता है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लान कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट आइडियल। मतलब कि कोई प्लान है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट आइडियल को अपने में इंक्लूड कर रहा है, उस प्लान को छोड़ के जो थर्ड डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में, थर्ड डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द प्लान, उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं फास्ट जा रहा हूँ बहुत, और इज इट ओके? It is okay. No, sir. नो मीन्स ठीक है। ओके, इट सीम्स लाइक आई एम वेरी फास्ट, आई एम मूविंग वेरी फास्ट। मुझे ऐसा लगा ज्यादा फास्ट हो गया ऐसा। ओके, समझ में आ रहे हैं ना तीनों चारों पॉइंट्स? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मे बी एमसीक्यू में आ सकते हैं कभी कभी, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। There is an angle dependence on a Biot law which is not present in electrostatics case. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एंगल डिपेंडेंसी इतनी नहीं होती, बट बायोट लॉ में एंगल डिपेंडेंसी है स्टार्टिंग से ही इक्वेशन में। ओके, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल इज जीरो। अब जिस डायरेक्शन में आपका करंट एलिमेंट है उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली जीरो होगा, बिकॉज की साइन एंगल आपका जीरो बन जाएगा, थीटा जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होता है इसलिए। ओके, वो हमेशा आसपास के एरिया में होगा, वो जो आसपास का एरिया वो 90 एंगल ही फॉर्म करेगा, मतलब 90 डिग्री पे ही होगा, इसलिए जीरो पे आपका जीरो होता है मैग्नेटिक। देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन म्यू जीरो एंड परमिएबिलिटी म्यू एप्सिलॉन जीरो। सॉरी, देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस and mu zero permeability of free space, and c is nothing but speed of light। so simply आप दोनों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो mu zero into epsilon zero किया आपने, तो यहाँ पे 4 पाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लेके आओ, तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू हमको पता है 10⁻⁷ आती है, और 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज नथिंग बट 1/k, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 into 10⁻⁹। so this 10⁻⁷ will go into denominator, it will become 10⁻+7, and 9 plus 7 10⁻16। so 9 into 10⁻16 is nothing but 3 into 10⁻² of 3 into 10⁸। ये जो होता है 9 into 10�9 क्या होता है, 3 into 10⁸ का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और 3 into 10⁸ is nothing but the speed of light, so 1/c²। so multiplication of mu zero and absolute zero is nothing but reciprocal of square of the speed of light। so you can write it like this, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, c is nothing but 1/√mu zero into epsilon zero। अब ये दोनों पैरामीटर्स कहाँ यूज होते हैं? तो आपको पता है कि जो लाइट वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट की जो वेव होती है ना वो ऐसे प्रोपेगेट करती है, ये उसकी कोई एक्सिस होगी,
और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होके ही प्रोपेगेट करते हैं ऐसे। ओके, और लाइट ये थर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, क्योंकि मैंने जब इसके पहले आपको बोला था कि लाइट वेव जो होती ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होता है और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने जो वेक्टर सिलेक्टर देखा था, सॉरी वेलोसिटी सिलेक्टर देखा था, अगर फोर्स दोनों इक्वल हुए, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इक्वल हुए, तो वो कब इक्वल होते हैं? जब वेलोसिटी कितनी होती है? c इज इक्वल टू ई बाई बी होता है। c इज इक्वल टू ई बाई बी कब होगा? जब दोनों फोर्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो आपकी जो लाइट है, लाइट वेव ना ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी के डायरेक्शन में जाएगी, वो थर्ड डायरेक्शन में आगे प्रोपेगेट करेगी। तो इसी डायरेक्शन में वो लाइट वेव हमेशा प्रोपेगेट करती है, और वो इट विल बी प्रोपेगेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू ई बाई बी होता है। और उसी रिलेशन को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ओके, ये अगर यहाँ पे लेके आओगे आप, तो यू विल गेट द रिलेशन लाइक 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये मतलब अभी यहाँ तो काम नहीं, आगे आके काम आने वाला है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू। और ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये मैं बोल रहा हूँ, ये तीन इक्वेशन में आपका जो 8 चैप्टर नंबर 8 है ना, वो आधा खत्म हो गया। फिजिक्स 1 में जो चैप्टर 8 है ना, ये तीन इक्वेशन में आधा खत्म हो जाता है वो चैप्टर। और एक दो एक चीजें हैं तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो म्यू 0 की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देखो उसका यूनिट मैंने बता दिया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। बाय यूजिंग दैट यूनिट यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डायमेंशनल इक्वेशन। फाइंड कर लोगे ना डायमेंशनल इक्वेशन उसका, किसका? म्यू 0 का। Yes, sir. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4.5। क्योंकि आज हमें बहुत बड़ी थ्योरी करनी है, तो इसके बाद में लेक्चर एंड करके वापस स्टार्ट करूंगा ये एक एग्जांपल के बाद। और वो थ्योरी आज खत्म होनी ही चाहिए। इट इज वेरी बिगर थ्योरी और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। एक रिंग के लिए वो थ्योरी, बहुत सारा कैलकुलेशन उसमें। तो एग्जांपल 4.5, अब जो बायो सावर्ट का रूल पढ़ा उसी के बेस पे ये एग्जांपल है। तो एन एलिमेंट डेल्टा आर डेल्टा एल इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओके, इसको हमने ओरिजिन पे रखा है, ये एक एलिमेंट है डेल्टा एल। ओके, कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। और कितना करंट कैरी कर रहा है? वो 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। फ्रॉम फिगर यू कैन सी फ्रॉम फिगर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो ये करंट एलिमेंट से y एक्सिस पे जो 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। और डेल्टा एक्स इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स आपको दिया गया है वो कितना है? इट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, वी हैव दिस ऑल पैरामीटर्स, वी नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। अब देखो हमने जो इक्वेशन हमने पढ़ा अभी उसमें डीएल लिखा था हमने। ओके, याद रखना कुछ चीजों पे आपको डीएल को आप डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हो। ओके, जब बड़ी चीज हो, बड़ी चीज के छोटे पार्ट्स की हो तो डेल्टा होता है, और उसके बहुत छोटे पार्ट्स किया होते हैं तो डीएल आता है। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर किसी चीज के आप पॉइंट लेवल पे पार्ट्स कर रहे हो तो डीएल आएगा, बट आप उसके एक ऐसे पार्ट्स कर रहे हो जो फाइनाइट पार्ट्स कर रहे हो, जो हमको पता है उसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हो, तो डेल्टा आता है। इतना याद रखना। सो दिस इज आवर इक्वेशन। We want to find out magnetic field. So the equation of magnetic field is nothing but mode of dB is equal to mu 0 upon 4 pi ideal sin theta upon r square. Okay. Now dl is nothing but delta x. So we have the value delta x is equal to 1 centimeter. Okay, हम dl को रिप्लेस करेंगे डेल्टा x से। तो dl is delta x. Delta is 1 centimeter, nothing but 10⁻⁻² meter. Current I is 10 ampere. Distance from current element is 0.5 centimeter, 0.5 meter. Okay, we can call it as a y. And mu 0 upon 4 pi is nothing but 10⁻⁷ Tesla meter per ampere. And the angle between these two things, तो डिस्टेंस आपका y के डायरेक्शन में है और जो कलर एलिमेंट है आपका वो x डायरेक्शन में, तो x और y के बीच का एंगल कितना होता है? 90 होता है। सो यू विल गेट द एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 और sin 90 इक्वल्स टू 1।
So put all this value into the equation. So mu 0 upon 4 pi is replaced by 10 raised to minus 7, and I is replaced with the 10 ampere. DL is replaced with the 10 raised to minus 2. Okay, and sin theta will be replaced by 1. So it is not noted. It is not given it here because of value 1. And R is replaced with the 0.5. So 0.5 का square 0.25 हो जाएगा. So 0.25 can be written like 25 into 10 raised to minus 2. Okay, आप करना कैलकुलेट तो आपका आएगा आंसर. तो 10 raised to minus 2 कैंसिल हो जाएगा. 10 by 25. तो इसका आंसर 0.4 आ जाएगा. तो 0.4 into 10 raised to minus 7 उसको ही हम लिख सकते हैं 4 into 10 raised to minus 8 टेस्ला. और मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा? टेस्ला. अंडरस्टूड? नाउ फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब उसका हमने वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो सिंपली फॉर फाइंडिंग आउट डायरेक्शन यू नीड टू हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर. सो डीएल जो है आपका यहाँ पे dx है विच इज इन एक्स डायरेक्शन, और जो डीएल है sorry r है, r is nothing but y cap, y which is in a y direction. So delta x I cap cross y j cap. So I cross j is nothing but k cap. That means your magnetic field will be in a plus z direction. तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? प्लस z डायरेक्शन में होगा. ये आपको पता है वेक्टर प्रॉपर्टीज कि i क्रॉस j करोगे तो k कैप आता है, j क्रॉस k करोगे तो i कैप आएगा, और k क्रॉस i करोगे तो j कैप आएगा. इसके उल्टा करोगे तो माइनस आएगा सिर्फ आगे. ओके, एनी डाउट्स विद दिस एग्जांपल? बहुत इजी एग्जांपल है, एग्जाम में आया तो फिर No, sir. if you know the formula you can easily put the values and you can got the answer. Okay, quite simple example. Okay, now this is quite interesting and very deep theory. Okay, body theory है, much more calculation in this theory. There are a lot of calculation, and most importantly you have to understand it, what is exactly inside the theory. Okay, now what I'm going to do is, क्योंकि मुझे एक्चुअली इसको रिकॉर्ड करनी है, तो मैं अभी मीटिंग को एंड करके वापस स्टार्ट करता है. सो क्या है, पूरी थ्योरी एक ही में रिकॉर्ड हो जाएगी. नहीं तो ये अभी 10 मिनट में ब्रेक हो जाएगी तो पूरी थ्योरी खत्म नहीं हो पाएगी और आधी आधी हो जाएगी. सो इट विल नॉट बी अ